हाय नमस्कार ड्रीमर्स। आज तारीख है 28 जुलाई 2020। चलिए आइए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून का जिस्ट समझने की कोशिश करेंगे। देखिए केस कुछ ऐसा है कि जो पूरा जो इंडिया है ना, वो कोरोना वायरस से पूरी तरह से घेरा जा चुका है। ठीक, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ पर क्या है कि बाढ़ की प्रॉब्लम है, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो सपोर्ट के रूप में जो कुछ लोग क्या हो रहे हैं, कुछ लोग सेव हो गए, कुछ लोग क्या है कि स्टिल वो ट्रबल में हैं। लेकिन देखिए जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट है जो इस पिक्चर में जिसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो बीजेपी के एक मिनिस्टर का एक बयान देना है। बीजेपी के मिनिस्टर ने बयान दिया कि ये जो पापड़ है ना, ये बेसिकली पापड़ को क्या कर रहे हैं कि ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो पापड़ है, पापड़ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मतलब एक तो कि जो न्यूट्रिशियस फूड है, एक अच्छा खासा पर्सन की प्रॉपर वो डाइट ले रहा है, स्टिल वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ गई है, जहाँ पर लोग कोरोना वायरस से पूरी तरह से घिरे हुए हैं, ऐसे केसेस में आपका इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि जो पापड़ होते हैं ना, पापड़ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, कह रहे हैं कि उनका मजाक उड़ाने जैसा है। ठीक है, और जो राहत का जो सामान वगैरह है, जो पैकेज है, कह रहे हैं वहाँ भी इन्होंने किया क्या कि इसी पापड़ को ही इंक्लूड करके रखा हुआ है। राइट, तो हमारा कार्टून का जिस्ट यही इतना था। चलिए अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला वाला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द कि मीन इंडिया के बेसिकली रिलेशंस के रिगार्डिंग है। राइट, कि इंडिया ने किया कि इंडिया और चाइना के बीच का जो आज के टाइम का जो रिलेशन है, कह रहे हैं कि वो बेसिकली उसका कॉज क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, खैर इन चीज़ों के बारे में वो इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए राइटर यहाँ पर कहते क्या है कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन ख़राब हुए हैं। तो इसमें चाइना की गलती है या इंडिया की गलती है? इंडिया, अभी राइटर कहते हैं कि इंडिया ने चाइना को प्रोवोक किया है। अब इसके वेरियस डायमेंशन की ये बात करते हैं। कहते हैं कि इंडिया ने किया क्या कि अगस्त वाले रीजन में जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, जिसको चाइना ने और पाकिस्तान ने दोनों ने अपनी सोवरेनिटी का वायलेशन समझा, ऐसा वो समझते हैं। फिर सेकेंड थिंग कि इंडिया का यूएसए के साइड में वेरियस टाइप ऑफ एग्रीमेंट का साइन करना, कह रहे ये चीज़ें चाइना को प्रोवोक कर रही थी, चाइना को बेसिकली भयभीत कर रही थी। इससे पहले क्या था कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी थी, कह रही इंडिया की डिप्लोमेसी किसी की तरफ अलाइन होकर के नहीं चलते थे, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं चलते थे। लेकिन आज की तारीख में इंडिया यूएसए के इन्फ्लुएंस में काम करता है। अब राइटर यहाँ एग्जाम्पल भी देंगे। राइटर यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए हमारा ईरान के साथ बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन जैसे ही यूएसए ने उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए और हमने तुरंत वहाँ से ट्रेड क्या किया, बंद कर दिया। जबकि हमने 2003 में ही ईरान के साथ बेसिकली साइन कर लिया था एग्रीमेंट कि हम चाबार पोर्ट को डेवलप करेंगे। लेकिन केवल अमेरिका के दबाव की वजह से हमने किया क्या कि वो चाबार पोर्ट को धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट किया। जबकि हमारा क्या है कि हमने एक रूट फाइंड आउट किया था कि हम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, हम वहाँ पर व्यापार कैसे करेंगे। ये तो इंडिया के इंटरेस्ट में था, लेकिन जस्ट केवल यूएसए के प्रभाव के कारण हमने वहाँ से ये ट्रेड करना बंद कर दिया। तो कह रहे हैं कि ये तो पहला इम्पैक्ट ये हो गया। फिर दूसरी बात करते हैं, कहते हैं कि बहुत हमने क्या किया कि स्ट्रेटेजिकली लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, कह रहे हैं यूएसए के साथ हमने अपनी ये लेमोवा हो गया, कॉमकासा हो गया, कह रहे हैं हमने इस प्रकार के कम्युनिकेशन की जो ट्रीटीज़ होती हैं, हमने वो यूएसए के साथ ज्वाइन करके रखा हुआ है। 2015 में ईरान ने क्या किया था कि बेसिकली कि कंप्रिहेंशन स्किल कि बेसिकली एक ज्वाइंट एग्रीमेंट साइन किया था कुछ P5+1 कंट्रीज़ के साथ कि वो क्या करेगा कि अपना न्यूक्लियर पावर को एक्सप्लोर नहीं करेगा। ठीक है, बट 2018 में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप करते क्या है कि उस ट्रीटी से बाहर आ जाते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप बाहर आते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, सैंक्शन लगा देते हैं ईरान के ऊपर। तो ऐसे केसेस में तुरंत इंडिया ईरान के फेवर में न जा करके वो यूएसए के फेवर में जाता है और ईरान से तेल खरीदना बंद कर देता है। इवन यूनाइटेड नेशन में भी ईरान के अगेंस्ट में जाकर के इंडिया क्या करता है, वोट करता है। मतलब यह हुआ कि इंडिया के ऊपर इस समय यूएसए का प्रभाव कहीं ज़्यादा था। तो इस बात से प्रभावित, इस बात से भयभीत होते हुए जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, कह रहे हैं कि वो चाइना के फेवर में, इवन नेपाल के फेवर में, इवन श्रीलंका के फेवर में, कह रहे हैं कि हर रेफरेंस में इंडिया की डिप्लोमेसी है, वो कह रहे हैं वो ख़राब से ख़राब होती जाती है। कह रहे हैं पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दीजिए,
चाइना अभी एग्रेशन में दिखा रहा है, कह रहे हैं उसको भी अगर आप इग्नोर भी कर दीजिए तो भी व्हाट अबाउट द नेपाल, व्हाट अबाउट द बांग्लादेश, क्योंकि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है कह रहे हैं कि बांग्लादेश भी हमसे खुश नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो हमने क्या किया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम लेकर के आए हैं, ठीक, और एनआरसी लेकर के आए हैं, तो बांग्लादेश भी हैप्पी नहीं है। नेपाल के साथ तो हमारे बॉर्डर के इश्यूज़ हैं ही, क्योंकि हमने किया क्या कि यूनिलेटरी किया क्या कि एक प्रॉपर हमने इंडिया के बिहाफ से एक मैप को इशू कर दिया, तो नेपाल भी ना खुश है, बांग्लादेश भी ना खुश है, और श्रीलंका वेरियस स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट के लिए वो चाइना के खेमे में जा ही चुका है। अफगानिस्तान में चूँकि इंडिया के लोग माइनॉरिटी में रहते हैं तो इंडिया उनको सपोर्ट करता है, तो इसकी वजह से अफगानिस्तान भी हमारे हाथ में है नहीं। जब तालिबान के साथ डिस्कशन किया जाता है तो इंडिया को बुलाया जाता नहीं है। मतलब इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं कह रहे हैं कि वहाँ पर इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है कह रहे हैं कि वो टाइम टू टाइम कह रहे हैं वो ख़राब होता चला गया है। इंडिया का जो प्रभाव है, जो पहले क्या कि वो स्ट्रेटजी की काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती थी, अभी आज के अगर टाइम की बात करोगे तो उसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं कह रहे हैं उसके साथ इंडिया के रिलेशन कह रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, केवल जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट कि वो बेसिकली यूएसए के पाले में चला गया है और यूएसए के कथनानुसार ही वो काम करता है। मतलब जो उसकी इंडिपेंडेंट जो डिप्लोमेसी है राइटर के अकॉर्डिंग वो वायलेट हो रही है, वो समाप्त हो रही है। ठीक है, तो ये वाला अभी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो रिगार्डिंग द हेल्थ क्राइसिस है। देखिए इस पूरे पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज हुआ करती थी, लोगों को हार्ट अटैक आया करते थे, लोगों को तमाम तरह की बीमारियां हुआ करती थी, और जो इमरजेंसीज़ की जो सर्विसेज हुआ करती थी कह रहे हैं ये सारी चीज़ें लॉकडाउन के टाइम पीरियड में हॉस्पिटल में इनका फुटप्रिंट गिर जाता है। कह रहे इसके पीछे कह रहे कि कारण क्या हो सकता है कि जो लोग हेल्दी डाइट लेने लगे हैं या घर का खाने लगे हैं, या इसकी वजह से ये सारी चीज़ें कम हुई हैं, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है कि हम प्रॉपर तरीके से हम चीज़ों को डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, या हम इससे पहले हम बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस करते थे, या जो इमरजेंसीज़ नहीं होती थी हम उसे भी इमरजेंसीज़ में काउंट किया करते थे। क्योंकि जो टेस्टिंग वगैरह के जो बेसिकली हम देखा क्या करते थे कि फुल बॉडी का चेकअप करवाने का जो रेफरेंस हुआ करता था, कहने कि ये हमारा इस पैंडेमिक वाले ड्यूरेशन में कहने ये कम हो जाता है। मतलब हार्ट अटैक का केस कम होना, कैंसर वगैरह जैसी बीमारियों को जो केसेस हैं कह रहे इनका कम होना, तो या तो ये हॉस्पिटल में इनका फुटप्रिंट कम हुआ है, कह रहे कि या तो वो प्रॉपर हम तरीके से इनको हम डायग्नोस नहीं करवा पाए। कह रहे कि ये दो ही कारण हो सकते हैं। कह रहे कि अगर हमारी डायग्नोसिस अगर अच्छी होगी तो ऐसे केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से, इसके फियर की वजह से लोग घरों में ही ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल से वो इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा हो सकता है। कह रहे और फिर राइटर आगे बात करते हैं कि हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, फिर डॉक्टर्स की और हेल्थ केयर वर्कर की बात करेंगे। कहते हैं कि जो मेडिकल इंडस्ट्री है पूरी कहने कि वो 2-3 सब पार्ट में डिवाइडेड है। कहते हैं कि एक तो है हॉस्पिटल ओनर्स हैं, फिर डॉक्टर्स हैं, फिर डॉक्टर्स के सपोर्ट में कुछ हेल्थ स्टाफ होते हैं। लेकिन जो इनकम एक डॉक्टर की और जो हेल्थ स्टाफ की जो रियल इनकम है, जो फ्रंट वॉरियर हैं कह रहे उनकी इनकम तो गिरी है, लेकिन जो ओनर्स हैं हॉस्पिटल्स के कह रहे इनकी इनकम बढ़ी है। कह रहे हैं कि जब हॉस्पिटल में कह रहे कोविड-19 का अगर कोई पेशेंट जाता है तो उसके पीछे एक लंबा बिल फाड़ करके बेसिकली स्लैब किया जाता है, मतलब उनके मुंह पे मार दिया जाता है। ठीक, तो जब आज के टाइम में जब बेड की अवेलेबिलिटी पूरी तरह से इंगेज है, पूरा भरा हुआ है और लंबे बिल फाड़े जा रहे हैं, तो ये प्रॉफिट मेकिंग कर कौन रहा है? जब हमारे फ्रंट वॉरियर को वो बेनिफिट्स मिल नहीं रहे हैं। हमें ऐसे भी शिकायत देखने को मिल रही है कि डॉक्टर्स को तो पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली इस वक्त प्रॉफिट मेक कौन कर रहा है, कौन रहा है? ठीक है, तो राइटर इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हुए फिर कहते हैं कि बेनिफिट्स को रियल बेनिफिशरी के पास जाना चाहिए, और इंडिया के पास एक अच्छा अवसर है पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को रीडिफाइन करने का, क्योंकि जो हमारा पूरा हेल्थ सेक्टर है कह रहे पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो चुका है।
मतलब जो प्राइवेट ओन जो कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट ओन हॉस्पिटल्स हैं, कह रहे उनकी दादागिरी चलती है। कह रहे वो डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की क्या प्राइस होनी चाहिए, कितना ड्यूरेशन लगना चाहिए, उस मेडिसिन की प्राइस क्या होगी। तो बेसिकली जो उनका इन्फ्लुएंस है, कह रहे कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। राइटर इसी को रीडिफाइन करने की बात करते हैं, उनके रेगुलेशन की बात करते हैं, उनके बेनिफिट्स की बात करते हैं, कैप लगाने की बात करते हैं, और फर्दर आगे कहते हैं कि एक चीज़ जो और स्ट्रेच हुई है यहाँ पर, कह रहे हैं कि वो डॉक्टर्स के द्वारा जो रेफरेंस देना और कमीशंस खाना, कह रहे हैं कि ये दोनों ही चीज़ें इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में और इस पूरे पैंडेमिक के पीरियड में, कह रहे हैं कि एक जो एसिमेट्रिक सिम्टम्स हैं अगर किसी के अंदर, एक एग्जांपल भी देते हैं, कहते हैं कि एक पर्सन है, उसके अंदर कैंसर क्या हो गया कि वाइड स्प्रेड हो चुका है, मतलब कैंसर उसके बॉडी में पूरी तरह से फैल चुका है, लेकिन स्टिल जो डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं, कह रहे हैं उसे कीमोथेरेपी रिकमेंड कर दे रहे हैं। ठीक, एक डाइटिशियन आ रहा है, हाई वेट है, उसके बाद डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो वेरियस इशूज़ हैं, उसके पास कई बीमारियां हैं, लेकिन बिल्कुल ब्लाइंड फेथ पर कह रहे उसके साथ कीमोथेरेपी का रेफरेंस दे दिया जा रहा है, प्रॉपर टेस्टिंग के लिए बोल दिया जा रहा है, राइट। तो मतलब ये जो कैंसर है, कह रहे कैंसर तो उसे कम नुकसान पहुंचाती, लेकिन जब कैंसर पूरे बॉडी में फैल चुका है तो उस टाइम पीरियड में ये जो कीमोथेरेपी है, कह रहे उसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये आर्टिकल का व्यू है, ये राइटर का व्यू है। ठीक है, तो कहते हैं कि इन चीज़ों पर रेगुलेशन होना चाहिए, या तो कोई हमारे पास एक अनदर बॉडी हो जो इन चीज़ों को रेगुलेट करे, अदरवाइज हमें गवर्नमेंट के गाइडलाइन हो, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन हो, कह रहे वो क्रिस्टल क्लियर हॉस्पिटल्स के पास पहुंचा दिए जाने चाहिए। ठीक है, और ये पैंडेमिक के ड्यूरेशन में ये प्रॉफिट मेकिंग पर हमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है, वो है एनवायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस से रिगार्डिंग, जिसे बोलते हैं EIA। तो प्रकाश जावड़ेकर हमारे क्या हैं, बेसिकली एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। अब ये एनवायरमेंट मिनिस्टर करते क्या हैं कि कुछ चीज़ों के लिए एक सेक्शन 26 है, सेक्शन 26 है, जिसमें होगा क्या कि इन्वायरमेंट के असेसमेंट के लिए अगर आपको माइनिंग करनी है, कोल की माइनिंग करनी है, या फिर सेस्मिक वेव का यूज करना है रिसोर्सेज पता करने के लिए, तो इन चीज़ों में आपको अभी अप्रूवल लेने की आवश्यकता होगी नहीं। तो इससे पहले होता क्या था कि जो एनवायरमेंटल एक्ट था हमारे पास, कह रहे हैं इन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब राइटर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे एनवायरमेंट का लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है। कह रहे जिस प्रकार से प्रकाश जावड़ेकर ने अमेंडमेंट किया है और चेंजेस किए हैं, और उसमें एक नया क्लॉज सेक्शन 26 जोड़ा है, जिसके अंदर माइनिंग करने के लिए और जो वेरियस रिसोर्सेज की एनालिसिस के लिए सेस्मिक वेव का यूज करना, कह रहे हैं ये पूरी तरह से परमिट कर दिया है प्राइवेट कंपनीज़ को। कह रहे कि वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगी कि यहाँ पर नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वो बेसिकली अपने रिसोर्सेज पर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो काम किए जाएंगे। इससे इन्वायरमेंट का लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है, ऐसा आर्टिकल में बात करते हैं। ये वाला आर्टिकल सूडान की क्राइसिस के रिगार्डिंग है कि सूडान में इसमें क्या चल रहा है, बेसिकली गृह युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो अब जब वहाँ पे जब सिविल वॉर चल रहा है, तो ऐसे केसेस में कि मीन बेसिकली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूडान वाला रीजन है, कह रहे हैं वो स्टेबलाइज नहीं है। तो इससे होगा क्या कि हमें समटाइम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में मदद मिल जाती है। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, वो रिगार्डिंग द डाइट है। देखिए, जो भी हम खाते पीते हैं, यूजुअली बोला जाता है कि हमें प्रॉपर कैलोरी लेनी चाहिए। तो एक अर्बन सोसाइटी के लिए, एक रूरल सोसाइटी के लिए कैलोरी का मापन दोनों हम लोगों ने अलग अलग करके रखा हुआ है। कभी हमें 1800 कैलोरी चाहिए होता है, कभी 2300, कभी 2400, कह रहे इस प्रकार के पैरामीटर हैं। तो लेकिन एक सोफी नामक एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इंटरनेशनल NGO है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, और रिपोर्ट पब्लिश करने में वो आइडेंटिफाई क्या करते हैं कि जो साउथ एशिया की जो 58% पॉपुलेशन है, कह रहे वो हेल्दी डाइट लेने में सक्षम नहीं है या उसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। अगर साउथ एशिया की 58% पॉपुलेशन एक हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकती है, और 18% पॉपुलेशन ऐसी है जो न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट नहीं ले सकती है। सबसे पहले यहाँ पर डाइट के 3 प्रकार की बात करते हैं। डाइट के 3 प्रकार होते हैं। पहला है कि एनर्जी सफिशिएंट का मतलब कि आप जस्ट सर्वाइव कर रहे हो, मतलब पर डे $1.9 अगर आप खर्च करते हो डाइट में। बेसिकली अगर आप इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में लोगे, तो अगर आप केवल गेहूं और चावल से बने हुए पदार्थों का दिन में प्रयोग करते हो केवल, और उससे आप एनर्जी कंज्यूम करते हो, तो आप
इस वक्त एनर्जी सफिशिएंट वाले कॉलम में हो। मतलब एक जो गरीब होता है कह रहे उसके पास जो सबसे नियरेस्ट वाली डाइट होती है कह रहे वो एनर्जी सफिशिएंट वाली होती है। फिर नेक्स्ट वन डाइट की बात करते हैं, कहते हैं कि न्यूट्रिशियस एडिक्वेट, दूसरा डाइट का नाम है न्यूट्रिशियस एडिक्वेट। अब इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर आप $2.12 पर डे अगर आप खर्च करते हो पर डे अपने ऊपर, तो आप इस वाली कैटेगरी में आते हो। राइटर वही कहते हैं कि 18% साउथ एशिया की पॉपुलेशन ऐसी है जो इस पर खर्च नहीं कर सकती है, जो ये $2.12 पर डे वो अपने हेल्थ पर, अपने भोजन पर वो खर्च नहीं कर सकती है। ठीक है, अब देखिए जो वीट और केवल राइस, इन दोनों से जो लोग एनर्जी लेते हैं और जो न्यूट्रिशियस एडुकेट हैं, कह रहे हैं इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत अल्प मात्रा में ही सही, लेकिन हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता होती है। तो जो सेकंड वाला पिलर है डाइट, डाइट का जो सेकंड टाइप है वो न्यूट्रिशियस एडिक्वेट, कह रहे उसमें उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लेना होता है। फिर राइटर तीसरे प्रकार की डाइट की बात करते हैं, कहते हैं उसका नाम है हेल्दी डाइट। कह रहे जो हेल्दी डाइट है हमारा, कह रहे उसमें वेजिटेबल्स भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, मीट्स भी आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, इवन हमारे वीट एंड राइस से बने हुए प्रोडक्ट भी आते हैं। कह रहे कि अगर हमारे पास डाइवर्जन बहुत अच्छा होता है, कि मीन हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो, अगर हम खाने में अगर हम वेराइटीज़ अगर हम ला करके खाते हैं, तो राइटर उसको हेल्दी डाइट की बात कर रहे हैं। और कहते क्या हैं कि 58% पॉपुलेशन ऐसी है साउथ एशिया की जो इस वाले डाइट को एफोर्ड नहीं कर सकती। अब उसका प्राइस क्या बताते हैं, कहते हैं कि $4.14 अगर कोई पर्सन खर्च करता है तो उसे हेल्दी डाइट में काउंट किया जाएगा। अब देखिए ये $4.14 का मतलब ये हुआ कि अगर आज की डेट में अगर $1 अगर 75 रुपीज़ की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 रुपीज़ के आसपास हेल्दी डाइट पर खर्च करने के लिए बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल अगर 300 रुपये खर्च कर पाता है तब तो वो हेल्दी डाइट ले रहा है, लेकिन अगर वो नहीं खर्च कर पा रहा है इसका मतलब वो हेल्दी डाइट नहीं ले रहा। ठीक, तो ये सोफ़ी की रिपोर्ट है। सोफ़ी की रिपोर्ट में ये 3 प्रकार का डाइट की बात किया गया और इनके प्राइसिंग की और इनके अफोर्डेबिलिटी पर बात करते हैं। और कहते हैं इस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जब पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम में फंसी हुई है, तो इंडिया में कह रहे एक मेजर पॉपुलेशन ऐसी है, कह रहे जो न्यूट्रिशियस एडुकेट फूड भी नहीं ले सकती, आप हेल्दी डाइट की तो आप बात ही छोड़ दो। राइट, नेक्स्ट वन आर्टिकल हमारे पास डिस्कस करने के लिए वो श्रीलंका और इंडिया के रिगार्डिंग है। देखिए ये श्रीलंका के राजदूत हैं इंडिया में, वो इस आर्टिकल को लिखते हैं। कहते हैं कि बुद्धिज़्म इंडिया से श्रीलंका गया था अशोका के टाइम पीरियड में, फिर श्रीलंका से इंडिया में बुद्धिज़्म गया। बेसिकली जो कल्चरल टाइज़ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, कह रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। जब इंडिया अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, कह रहे हैं उस वक्त भी श्रीलंका ने इंडिया की बहुत मदद की थी। रीजनल लेवल पर इंक्रीज़ होने में, इम्प्रूव होने में, कह रहे हैं कि बहुत मदद मिली थी। कह रहे हैं कि ये पेंडेमिक का जो टाइम पीरियड है, कह रहे हैं इसमें नए टाइज़ हमें देखने को मिले हैं। कोलंबो को चाहिए क्या कि इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए, इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कह रहे हैं उनके लिए एक हब का प्लेटफॉर्म तैयार करें और इंडिया से इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में लेकर के आएँ। और ये श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, श्रीलंका के लोगों के लिए बेनिफिट होगा और श्रीलंका में जॉब्स क्रिएट होगी। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इसमें और कुछ था नहीं डिस्कस करने के लिए। तो जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।